नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जयन एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। और मैं प्रवीण दासचारण जयन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम जिस भर्ती के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो भर्ती हमारे कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती आ रही है। अभी आपने देखा होगा राजस्थान सरकार ने पहली बार एक इतनी बड़ी कंप्यूटर टीचर के जो वैकेंसीज निकाली है, और उस कंप्यूटर टीचर में आपके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है नॉन टेक वाला और एक पार्ट है टेक्नोलॉजी वाला। आज हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है हमारा नॉन टेक वाला पार्ट। और इस नॉन टेक वाले पार्ट के अंतर्गत मैं जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूं वो सब्जेक्ट है हमारा राजस्थान जियोग्राफी, है ना, राजस्थान का भूगोल। तो देखिए, सबसे पहले हमें राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले ये जान लेना आवश्यक है कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा, इसका हमारे एग्जामिनेशन में कितना वेटेज है, यानी कितना वेटेज रहेगा, कितने नंबर के सवाल यहां से हमारे पास में बन सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लगभग यहां से आप मानो 10 से 12 सवाल आपको मिलेगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, ये 100%, ये 100% कोशिश रहेगी कि ये जितने भी 10 से 12 जो सवाल आए ये मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर में से ही आए या उसी पढ़ाए हुए सेगमेंट में से ही आए, जो भी हम सेगमेंट पढ़ेंगे उसी में से आए। तो इसी के लिए हम सबसे पहले कुछ टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए, राजस्थान के ज्योग्राफी का सिलेबस क्या होना चाहिए। तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी के सिलेबस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सिलेबस के अंतर्गत पहले हमें देखना है कि इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना है कि हमें राजस्थान ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन है या फिर ज्योग्राफी का जो इंट्रोडक्शन है या भूगोल का जो हमारे पास में इंट्रोडक्शन है, हमें उस इंट्रोडक्शन को देखना है, जिसके अंतर्गत हम कुछ चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आगे चर्चा करते हैं कि हम किस किस चीजों को समझेंगे। उसके बाद में हमारे पास में ज्योग्राफिकल ओरिजिन है। देखिए, हमारे पास में ओरिजिन मुख्य रूप से दो तरीके से होती है। एक होती है हिस्टोरिकल ओरिजिन, जो इतिहास में पढ़ोगे। एक होगा जियोग्राफिकल ओरिजिन, अर्थात उसकी भौगोलिक उत्पत्ति। किसकी भौगोलिक उत्पत्ति? आंसर होगा राजस्थान की भौगोलिक उत्पत्ति। तो इसके संदर्भ में चर्चा करेंगे। फिर एक टॉपिक रहेगा हमारा लोकेशन और एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का स्थिति और जो राजस्थान का विस्तार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर फिजिकल डिवीजन, फिर क्लाइमेट रीजन, फिर ड्रेनेज सिस्टम, लेक, फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट, सॉइल सिस्टम ऑफ राजस्थान, एग्रीकल्चर। इस तरीके से कुछ टॉपिक रहेंगे जिनकी लिस्टें आपको यहां पर देखने को मिल रही है। अब हम सबसे पहले एक एक पर चर्चा करते हैं कि इस एक चैप्टर के अंतर्गत हम किन किन सेगमेंट को पढ़ेंगे या कौन कौन से सब टॉपिक्स को पढ़ेंगे, हम उनके बारे में बेसिक रूप से चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इंट्रोडक्शन, जैसे हम परिचय या कुछ भी कह दीजिए आप, है ना। इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम क्या समझेंगे, यह सबसे मुख्य रूप से बात है हमारे पास में। तो देखिए, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट। ये जो भूगोल हम पढ़ रहे हैं ये एक विषय के रूप में कैसे है, यानी भूगोल विषय के रूप में कैसे है। भूगोल विषय के रूप में जो हमारा ज्योग्राफी है वो एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे है। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि जो भूगोल है इसका महत्व कैसे हमें देखने को मिलता है। क्या महत्व है भूगोल का, बिना भूगोल पढ़े हुए हमारे लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इसके संदर्भ में फिर हम पढ़ेंगे। जो ज्योग्राफी फिर लिखा हुआ मिलता है, ज्योग्राफी इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टीलिंगुअल सब्जेक्ट है। क्या लिखा हुआ मिलता है? ज्योग्राफी एक मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टीलैंग्वेज सब्जेक्ट है, अर्थात भूगोल एक बहुभाषा भाषी और बहुविषय क्या है, सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे ये बहुभाषा भाषी और बहुविषयक सब्जेक्ट है, इसकी हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद में हमें इंटरलिंकिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए। इंटरलिंकिंग अप्रोच का सीधा सा मतलब है, यहां पर समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि यदि हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो इस सब्जेक्ट का, जैसे एक हमारा होता है कोर सब्जेक्ट, एक होता है हमारा कोर सब्जेक्ट होता है, और इस कोर सब्जेक्ट के अलावा भी हमारे पास में कुछ सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, मान लीजिए पॉलिटी है, मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर है, और आपका कोई भी अदर सब्जेक्ट है। मान लीजिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट है। अब इन कोर सब्जेक्ट तो हमारा है ज्योग्राफी, हमें पढ़ना है किसको, ज्योग्राफी को। लेकिन हम किस प्रकार से इन सभी को इंटरलिंकिंग अप्रोच के माध्यम से या इन सभी को एक दूसरे से
अप्रोच करके हम किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, यही हमारा रहेगा इंटरलिंकिंग अप्रोच का मामला। तो हम किस प्रकार इसको इंटरलिंकिंग अप्रोच कर सकते हैं, इसको भी हम समझने का यहां पर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक चीज ये आप देखिएगा। फिर इसके, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब जो सबसे मुख्य बात है, हम पहले इस मुख्य बात की चर्चा करते हैं। देखिए, हमें इसके अंतर्गत जो चीज और देखनी है, हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा, जो वाकई में हमारा जो पहला टॉपिक है, वो टॉपिक है ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान की भौगोलिक उत्पत्ति हुई है। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बोला कि आपका जो ओरिजिन है ना, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो हिस्टोरिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल ओरिजिन हो सकता है, यानी कि ऐतिहासिक उत्पत्ति। अब इस ऐतिहासिक उत्पत्ति को आप कहां पढ़ोगे, हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ोगे, इतिहास में पढ़ोगे कि इसका जो हिस्टोरिकल ओरिजिन हुआ। यानी हिस्टोरिकल ओरिजिन का सीधा सा मतलब है कि जो राजस्थान है, इसका जो राजस्थान का जो एकीकरण, हमें इंटीग्रेशन जो देखने को मिलता है, राजस्थान का एकीकरण, वही एकीकरण आपको पढ़ना होता है। और दूसरा है इसका ओरिजिन, है ना। लेकिन ओरिजिन कौन सा, जियोग्राफिकल ओरिजिन, भौगोलिक उत्पत्ति। और इस भौगोलिक उत्पत्ति के अंतर्गत हम किन किन विषय वस्तुओं को पढ़ेंगे, उसको देखिए, समझिए थोड़ा। देखिए, हम, एक व्यक्ति है जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, है ना। और आपने कोई एक विषय वस्तु पढ़ा भी होगा, एक है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत। एक व्यक्ति है अल्फ्रेड वेगनर, जर्मनी के ऋतु वैज्ञानिक है, और उनके द्वारा जो सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर ओशियंस की जो परिभाषाएं दी गई, जिसमें पेंजिया है, पैंथालसा है ना। और ये आपने देखा होगा, पेंजिया और पैंथालसा, जो हमारा स्थलीय भाग है वो पेंजिया है, जो हमारा वाटर बॉडीज है वो पैंथालसा है। इस स्थलीय और जलीय भागों को, हम स्थलीय भागों को दो भागों में विभाजित करते हैं। दो स्थलीय भाग है, एक को हमने अंगारा लैंड कहा, एक को हमने गोंडवाना लैंड कहा। इन दोनों के बीच में, यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में भूसन्नति देखने को मिलती है, और वो है हमारे पास में 33 सागर। और इसी 33 सागर के संकुचन के परिणाम स्वरूप हमें हिमालय की उत्पत्ति, हमारे राजस्थान का जो डेजर्ट वाला पार्ट है, जो हमारे राजस्थान का जो ईस्टर्न प्लेन वाला पार्ट है, जो पूर्वी हमारा मैदानी क्षेत्र है, वो हमारा वेस्टर्न डेजर्ट वाला पार्ट है, ये सारा का सारा किसका पार्ट है, इसी 33 सागर का पार्ट है। फिर इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान का फॉर्मेशन हुआ है, ये राजस्थान का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, और ये फॉर्मेशन किस प्रकार से, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन। हम यहाँ पर फॉर्मेशन हिस्टोरिकल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर फॉर्मेशन हमारा कैसा रहेगा, ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन रहेगा। तो एक इस चैप्टर के अंतर्गत हम इन विषय वस्तुओं को समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल ये हमारा ज्योग्राफिकल ओरिजिन है क्या। अगला देखिए, अगला एक पार्ट रहेगा हमारा लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान है हमारा, इसकी स्थिति और विस्तार, है ना, स्थिति और विस्तार, कि राजस्थान की स्थिति कहाँ है, चाहे ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हो, है ना, चाहे ये स्थिति किस प्रकार से हो, वर्ल्ड में हो, चाहे ये स्थिति आपके इंडिया में हो, चाहे आपके राजस्थान के इंडिया के किस पार्ट में, ये सारी की सारी विषय वस्तुओं को हम यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोकेशन को समझेंगे, और लोकेशन में कितने प्रकार से लोकेशन को देखना है हमें, दो प्रकार से, एक है लैटिट्यूड और दूसरा है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है इसका अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड का मतलब है इसका देशांतर। यानी कि हम राजस्थान का एक्सटेंशन देखेंगे, राजस्थान का विस्तार देखेंगे, कैसा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे, और दूसरा हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन को भी देखेंगे। दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में एरिया क्या है, शेप क्या है, बाउंड्रीज क्या है ना, राजस्थान का एरिया, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का शेप, यानी कि राजस्थान की आकृति। फिर उसके बाद में हमारे पास में बाउंड्रीज। अब ये बाउंड्रीज दो तरीके से देखने को मिल सकती है, या तो आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखने को मिल सकती है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखने को मिल सकती है, और दूसरा इंटर स्टेट बाउंड्री, अर्थात अंतर राज्य सीमाएं देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनल जो बाउंड्रीज है हमारी, वो है रेडक्लिफ लाइन है, सर रेडक्लिफ द्वारा खींची गई एक रेडक्लिफ रेखा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ में इंटर स्टेट जो बाउंड्रीज है हमारी, जो अंतर राज्यों के साथ में जो सीमाएं लगती है, जिसमें हमारे पास में 5 स्टेट्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये हमारे 5 स्टेट है, जिनकी बाउंड्रीज कहीं ना कहीं राजस्थान से अटैच्ड है, संलग्नित हमें देखने को मिलती है इन सभी के बारे में। और यहाँ से आने वाले जितने भी फैक्ट्स हैं,
इन फैक्ट्स को भी समझेंगे और यहां से आने वाला जितना भी कंसेप्चुअली मामला है, इस कंसेप्चुअली मामले को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा एक टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक के अंतर्गत ये हमारे सब टॉपिक रहेंगे। यानी कि हम अभी से आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा अप्रोच किस प्रकार से होगा। हम भूगोल को पढ़ेंगे, लेकिन उस भूगोल को पढ़ने के लिए जो हमारा अप्रोच रहेगा वो इंटरलिंकिंग अप्रोच किस प्रकार से रहेगा, ये सारी की सारी विषय वस्तु आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अगला देखिए, अगला एक हमारा टॉपिक है फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। आपने पढ़ा ही होगा राजस्थान का भौतिक विभाजन, या किसी जैसे इंडिया में भी पढ़ते हैं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया भी हम पढ़ते हैं, है ना। और राजस्थान को यदि हम फिजिकल भौतिक हिसाब से यदि उसका डिवीजन करें, यदि उसको बांटें, तो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो देखिए, जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल डिवीजन, पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास में जो जनरल इंफॉर्मेशन है फिजिकल डिवीजन के बारे में, वो जनरल इंफॉर्मेशन किस प्रकार से देखने को मिलती है। अब इस जनरल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हम कुछ पढ़ेंगे, वेस्टर्न डेजर्ट वाला पार्ट है, अर्थात हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, और इस पश्चिमी मरुस्थलीय में हम एरिड पढ़ेंगे यानी शुष्क मरुस्थल, फिर सेमी एरिड डेजर्ट पढ़ेंगे, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में अरावली रीजन। अब देखिए, अरावली की मीनिंग मैंने लिखी ARAVALLI। वास्तविक तौर पर अरावली की स्पेलिंग यही होती है, लेकिन हम लिखते समय VARAVALI लिख लेते हैं ना, डबल एल की जगह हम LI लिख लेते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बेसिकली स्पेलिंग राइट कौन सी है, करेक्ट एक्चुअल में अरावली की, ये आपको देखने को मिलेगी। फिर इस अरावली के अंतर्गत हम इसका क्लासिफिकेशन ऑफ अरावली, अरावली का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब ये वर्गीकरण बहुत सारे आधार पर हो सकता है। फिर इसमें कुछ पीक्स हैं, इन पीक्स को यानी कि चोटियों को पढ़ेंगे, फिर है ना अरावली की, और फिर प्लेटू इन अरावली रीजन, यानी कि जो भी हमारे पठार हैं, प्लेटूज पठार हैं, हम उस पठारी क्षेत्रों को भी पढ़ेंगे। चाहे आपने उड़िया का पठार नाम सुना होगा, आबू का पठार है, भौराट का पठार है, ऊपरमाल का पठार है, देशहरों का पठार है, तो सारे के सारे प्लेटू रीजन्स है, इन प्लेटू रीजन्स को भी पढ़ेंगे। फिर हम अंतिम तौर पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा अरावली का महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ अरावली रीजन, यानी कि ये जो अरावली क्षेत्र है, इस अरावली क्षेत्र का महत्व हमारे पास में किस तरीके से देखने को मिलता है। यदि अरावली का महत्व हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, अगर मान लीजिए कि ये अरावली यहां पर नहीं होती तो क्या इफेक्ट पड़ता, हम इस विषय वस्तु को भी समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे ईस्टर्न प्लेन्स रीजन को, यानी कि जो हमारा पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, हम उस पूर्वी मैदानी क्षेत्रों को भी पढ़ेंगे, ईस्टर्न प्लेन रीजन को भी पढ़ेंगे। अब इस ईस्टर्न प्लेन रीजन को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें एक है माही रीजन, यानी कि जो माही नदी है उस माही नदी क्षेत्र वाला माही क्षेत्र। एक हम पढ़ेंगे बनास बाणगंगा रीजन, जो बनास नदी और जो बाणगंगा नदी है, इन दोनों का जो मैदानी क्षेत्र है वो बनास बाणगंगा रीजन कहलाता है। और फिर हम पढ़ेंगे अंतिम तौर पर चंबल रीजन, जो हमारे पास में चंबल नदी है, उस चंबल नदी के संदर्भ में अर्थात चंबल रीजन, इन सभी को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हमारा चौथा पार्ट रहेगा जनरल इंफॉर्मेशन का, वो है हाड़ौती रीजन, यानी कि हाड़ौती का जो हमारे पास में पठारी क्षेत्र है, उस हाड़ौती के पठारी क्षेत्र को पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत एक तो डेक्कन का लावा प्लेटू है और दूसरा विंध्यन स्क्रैपलैंड्स हैं जो हमारे पास में, यानी विंध्यन कगार जो भूमि है वो और दक्कन का लावा पठार है। इन दोनों को समझेंगे, क्या अंतर है बेसिकली इन दोनों में, कैसे इन दोनों की उत्पत्ति होती है, फॉर्मेशन, यानी कि सारी की सारी चीजें आपको एकदम कॉन्सेप्चुअली वाइज हम पढ़ेंगे। एक भी चीजों को रटने का काम नहीं करना है हमें। देखिए, दरअसल मेरा यह मानना है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम यदि किसी विषय वस्तु को पढ़ते हैं तो वहां पर यदि समझ के साथ में यदि हमने उसको पढ़ा है तब हमारा आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन यदि हमने उसे समझ के साथ नहीं पढ़ा और केवल रटने का प्रयास करके पढ़ा है तो हमारा आंसर वहां पर गलत हो सकता है। तो मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि मैं पढ़ाते समय इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखूं कि विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में कहां गलती कर जाता है, क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूं। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने गलतियां की है तो आपने भी गलतियां उसी प्रकार से करने की कोशिश की होगी या फिर करोगे। तो उन गलतियों को मैं हमेशा ध्यान रखूंगा और मैं बताऊंगा आपको कि ये देखिए दोनों सिमिलर चीजें हैं, लेकिन इन दोनों सिमिलर चीजों में थोड़ा सा अपवाद है ना, थोड़ा सा अंतर है। बेसिकली इस अंतर के कारण इन दोनों प्रश्नों के जो आंसर्स है वो अलग अलग हो जाते हैं। इसकी पूरी कोशिश की जाएगी यहां पर। अगला देखिए अपना, अगला है क्लाइमेट रीजन ऑफ राजस्थान। जो राजस्थान है हमारा, उसमें जो क्लाइमेट रीजन है ना, अर्थात जो हमारे जलवायु के जो क्षेत्र हैं उस जलवायु क्षेत्रों को पढ़ेंगे हम, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले ये समझने का प्रयास करेंगे मीनिंग ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि जो हमारी एक शब्द सुना है होगा आपने, मौसम।
और एक शब्द है जलवायु। मौसम को वेदर बोलते हैं, इसलिए मैंने एक और शब्द लिख लिया, कहीं बार हम मौसम भी लिख लेते हैं, है ना। वेदर एंड क्लाइमेट, इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है ना। किसे आप मौसम कहोगे और किसे आप क्लाइमेट कहोगे, इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। यदि आप मौसम कह रहे हो तो उस मौसम के कुछ अलग फैक्ट्स होंगे, और यदि आप क्लाइमेट कह रहे हो तो इस क्लाइमेट के आपके पास में कुछ अलग फैक्ट्स होंगे, इनको समझेंगे। फिर वही बात आ गई, डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु में मुख्य रूप से क्या अंतर देखने को मिलता है, इस अंतर को समझेंगे। फिर क्लाइमेट ऑफ राजस्थान, है ना, राजस्थान की जलवायु कैसी है। अब ये जलवायु हम अलग अलग प्रकारों से भी पढ़ेंगे। एक तो जनरल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, जनरल क्लासिफिकेशन देखेंगे क्लाइमेट का, है ना, कि ये जो क्लाइमेट है राजस्थान की, ये जनरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है। और दूसरा इंडिविजुअल कैसे देखने को मिलता है। इंडिविजुअल का मतलब है हमारे पास में कुछ ऐसे जलवायु वेता होंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे एक नाम सुना होगा आपने, कोपेन। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन द्वारा राजस्थान के जैसे एक लिखा हुआ मिलता है BWHS, इस शब्द का क्या अंतर है, क्या अर्थ है। BSHW, इसका क्या अर्थ है। तो हम एक एक वर्ड पर फोकस करेंगे कि ये W लिखा है तो क्यों लिखा है, यहां पर S लिखा है तो क्यों लिखा है, इस S शब्द का क्या मतलब है, W शब्द का क्या मतलब है, B शब्द का क्या मतलब है। यानी हम सारी कंसेप्चुअली चीजों को फोकस करेंगे। यदि एग्जामिनेशन में आपके पास आ जाए तब आप ये देख करके, इन शब्दों को देख करके भी उसका अर्थ निकालने में क्या हो जाओ, सक्षम हो जाओ। फिर ये क्लाइमेट रीजन राजस्थान के किस भाग में, किन किन डिस्ट्रिक्टों में इनका विस्तार देखने को मिलता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम है ट्रिवासा, नाम सुना ही होगा आपने ट्रिवासा का। उसके बाद में एक व्यक्ति है जिनका नाम है थ्रोन्थफेट। अब किस व्यक्ति ने जलवायु का आधार क्या माना है, किसने वर्षा को माना है, किसने टेम्परेचर को माना है, किसने आपका वेजिटेशंस को माना है, वनस्पतियों को आधार माना है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, है ना। फिर सीजन क्लासिफिकेशन, जो राजस्थान में ऋतु हैं उन ऋतुओं का वर्गीकरण। और फिर अंतिम तौर पर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे पास में कुछ ऐसे फैक्ट बच जाते हैं, अदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो जो बच जाते हैं, हम उन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी चर्चाएं करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, और इसी चैप्टर के आधार पर बाकी राजस्थान की जितनी वनस्पतियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, जितने लाइव स्टॉक है हमारा, उन सभी का कहीं ना कहीं कारण ये आप मान सकते हो क्लाइमेट रीजन को। तो इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए, एक है राजस्थान का ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब है राजस्थान का अपवाह तंत्र, है ना। अपवाह तंत्र मतलब रिवर सिस्टम। सीधे सा बात करें कि राजस्थान का कौन सा सिस्टम है, रिवर सिस्टम, जिसमें आपके पास में रिवर का क्लासिफिकेशन है, रिवर का वर्गीकरण है। अभी रिवर का वर्गीकरण कैसे, जैसे लिखा हुआ मिलता है, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, दूसरा अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, फिर बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, फिर कुछ मेन रिवर होगी, कुछ मुख्य नदियां भी होगी, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे। अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र में नाम सुना होगा आपने, जैसे घग्गर नदी, हमारी घग्गर रिवर, कांतली रिवर, काकनी मसूरदी जिसे हम बोलते हैं वो रिवर, है ना। और आपकी बाणगंगा नदी, पहले बाणगंगा 2012 से पहले आपके बे ऑफ बंगाल की जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका पार्ट हुआ करती थी, बट वर्तमान में ये इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सब को समझने का प्रयास करेंगे। अरेबियन सी के अंतर्गत चाहे लूनी रिवर सिस्टम हो, चाहे आपका माही रिवर सिस्टम हो, चाहे आपकी जो साबरमती हो, चाहे आपका वेस्ट बनास वाला रिवर सिस्टम हो, ये सारा का सारा आपका अरेबियन सी का रिवर सिस्टम है। उसके बाद में बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम, बंगाल की खाड़ी, बनास रिवर होगी। देखिए वेस्ट बनास और बनास दोनों अलग अलग है, पश्चिम बनास और बनास अलग अलग है ना। एक कुंभलगढ़ से निकलती है तो दूसरा सिरोही अरावली की पहाड़ियों से निकलती है ना। ये इसको पढ़ेंगे, क्या अंतर है इनके बीच में, जो बनने वाले आपके जो त्रिवेणी संगम है, जहां पर तीन नदियां आपस में आकर के मिलती है, उन सभी चीजों को भी पढ़ेंगे। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे, यानी कि कहीं पर कोई मेला भर रहा है तो उसकी भी चर्चाएं करेंगे, कहीं पर ऊर से कोई रमकड़ा उद्योग के लिए फेमस होगा, तो इन सभी की चर्चा यहां पर की जाएगी। अगला है हमारे पास में लेक्स ऑफ राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान की झीलें हैं उनके बारे में। तो झीलें हमें बेसिकली पता है कि दो प्रकार की होती है, यानी कि पानी बेसिकली दो प्रकार का आपने पिया होगा, या तो कहीं मीठा पानी मिला होगा या फिर आपको खारा पानी मिला होगा। तो एक झील होती है जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट वाटर लेक, अर्थात खारे पानी की झीलें, उनको समझेंगे। दूसरा
फ्रेश वाटर लेक अर्थात मीठे पानी की झीलें, उनको समझेंगे और कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे तो उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6 रहेगा, जो सेशन नंबर 7 में रहेगा, उसको हम समझेंगे। ठीक है, अगला देखिए, एक है राजस्थान का इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन प्रोजेक्ट वगैरह, इसको देखिए। अब इरिगेशन प्रोजेक्ट को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम राजस्थान का एक तो रिवर सिस्टम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और दूसरा राजस्थान की लेक सिस्टम को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, अर्थात राजस्थान की नदियों को नहीं समझ पाएंगे और राजस्थान की जहां तक झीलों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम राजस्थान के इरिगेशन प्रोजेक्ट को दरअसल समझ नहीं पा सकते। तो हम इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम यह समझेंगे कि मीनिंग ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, इसको समझेंगे। फिर दूसरा मोड ऑफ इरिगेशन, मोड का मतलब है इरिगेशन का जो मोड है हमारा, किस प्रकार से हम इरिगेशन को कर रहे हैं, चाहे आपका वॉल्स के माध्यम से हो, चाहे आपका ट्यूबवेल्स के माध्यम से हो, चाहे कैनाल हो, चाहे पॉन्ड हो, यानी कि आप चाहे कुएं के माध्यम से सिंचाई कर रहे हो, चाहे आप बोरवेल के माध्यम से सिंचाई कर रहे हो, चाहे आप नहर बना करके सिंचाई कर रहे हो, चाहे आप तालाबों के माध्यम से सिंचाई कर रहे हो। तो जो आपकी इरिगेशन का मतलब है सिंचाई पद्धति का जो मोड होगा, है ना, उस मोड को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई, है ना। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन, जो हमारा इरिगेशन है, जो सिंचाई है, उसका वर्गीकरण। फिर इरिगेशन प्रोजेक्ट, जो हमारे कुछ सिंचाई के जो कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, है ना, कुछ प्रोजेक्ट हैं, जैसे कुछ स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कुछ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कुछ मैक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, तो उन प्रोजेक्ट की भी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में यदि कुछ बच जाता है तो कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद में हमारा राजस्थान का सॉइल सिस्टम है। अब इस सॉइल सिस्टम को बिना समझे हुए हम राजस्थान की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, इरिगेशन सिस्टम अलग है, इरिगेशन प्रोजेक्ट अलग है और एग्रीकल्चर चीजें अलग है ना। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई और एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। तो कृषि को समझने से पहले हमें सिंचाई और सॉइल यानी मृदा, इन दोनों के बारे में समझने का प्रयास होना चाहिए। अब हम ये भी समझेंगे कि सॉइल बनती कैसे, नाम तो सुना होगा मिट्टी, है ना, लेकिन मिट्टी बनती कैसे, तो हम समझेंगे कि सबसे पहले रॉक्स होता है। ये रॉक्स जब टूटेगा तब टूटेगा स्टोन में, यानी पत्थर में। ये पत्थर जब भी टूटेगा तब टूटेगा बोल्डर में, ये टूटेगा ग्रेवेल में, ये टूटेगा सैंड में, ये टूटेगा सिल्ट में और ये टूटेगा क्ले में। यानी जब तक ये चीजें नहीं होगी तब तक आपकी सॉइल नहीं बन सकती है। और सॉइल का मतलब है सैंड, सिल्ट और क्ले का एक अच्छा खासा मिक्सचर क्या कहलाता है, आपका सॉइल कहलाता है। तो इन चीजों को भी समझेंगे हम कैसे बनती है। मीनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल का अर्थ समझेंगे। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, देख लिया फॉर्मेशन कैसे होता है, अच्छे तरीके से वहां समझने का प्रयास करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ सॉइल इन राजस्थान, यानी कि हमारे पास में कितने प्रकारों की मिट्टियां हैं राजस्थान में, हम पढ़ेंगे 8 टाइप्स सॉइल इन राजस्थान। तो राजस्थान में 8 प्रकारों की मिट्टियां हमें देखने को मिलती है, उसके बारे में। फिर सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन इन राजस्थान, यानी कि जो मृदा का वितरण है ना राजस्थान में, उसको पढ़ेंगे। और फिर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कुछ बच जाएगा इसके अलावा वो हम वहां समझने का प्रयास करेंगे इसके बाद में। अगला देखिए, जब सॉइल, हमने इरिगेशन सिस्टम को पढ़ा, हमने मिट्टी को पढ़ा, दोनों चीजों को पढ़ा, उसके बाद में हमारे पास में एक पार्ट आ जाता है एग्रीकल्चर, कृषि, है ना। अब कृषि में मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि क्या होती है, इनके बारे में समझेंगे। फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, अब ये कृषि कितने प्रकार की हो सकती है, चाहे कॉमर्शियल होगी, है ना, चाहे कैश क्रॉप होगी, आपके पास में कुछ फूड क्रॉप्स होगी, है ना। तो जितने भी प्रकार की एग्रीकल्चर है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पढ़ेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, किस फसलों का कहाँ उत्पादन कैसा हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट वाइज में कौन सी फसल कहाँ ज्यादा उत्पादन होती है, सेब कहाँ होते हैं, केले कहाँ होते हैं, ये कहाँ होती है, वो कहाँ होती है, सारी चीजें पढ़ेंगे। और फिर यदि कुछ बच जाएगा तो हम उसको समझेंगे, अदर इंपॉर्टेंट। फिर एक बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन, है ना। जो भी आपका वन्य जीव और जितने भी प्रोटेक्शन है, वन्य जीव वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन, समझेंगे कि ये वाइल्ड लाइफ और प्रोटेक्शन दरअसल होता क्या है। फिर हमारे पास में इसमें कुछ नेशनल पार्क भी आएंगे, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान में हम रणथंभौर को पढ़ेंगे, सरिस्का को पढ़ेंगे, आपका जो मुकुंदरा हिल्स वाला पार्ट है, इस मुकुंदरा हिल्स को पढ़ेंगे। फिर आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, है ना, चाहे सरिस्का हो, है ना, चाहे आपके
केवलादेव घना पक्षी केवलादेव घना पक्षी विहार एक आपका नेशनल पार्क है ना, सरिस्का ए हो, सरिस्का हो, है ना, चाहे आपका थार डेजर्ट वाला पार्ट हो, नेशनल डेजर्ट, नाम तो नेशनल है लेकिन है दरअसल उदाहरण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही है ना, चाहे आपका सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे आपका कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हो, चाहे जसवंतपुरा या सुंदा माता वन्य जीव अभ्यारण्य हो, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य हो, है ना, किसके लिए क्या फेमस है, उन सभी को पढ़ेंगे। फिर हमारे पास में कई बार सवाल पूछा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व, तो राजस्थान में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है, कब इसकी स्थापना हुई है। उसके बाद में राजस्थान में रामसर साइट्स, ये रामसर साइट्स होती क्या है, रामसर कहाँ पर है, क्यों रामसर साइट्स घोषित की जाती है, राजस्थान में कितनी है, इंडिया में रामसर साइट्स कितनी है ना, जरा सोचिएगा, पढ़ेंगे जब हम सारी चीजें देखेंगे। आरएस में पूछा गया सवाल है रामसर साइट्स के बारे में ना। फिर टाइगर कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट है हमारे पास में, है ना, टाइगर जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनके बारे में राजस्थान में पहले 3 थे, फिर 4 हुए, अभी वर्तमान में एटलीस्ट 5 है। 5 कौन कौन से उनको पढ़ेंगे, है ना। और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि कुछ और कुछ बच जाएगा इसमें तो हम इस सेशन के अंतर्गत उन्हें भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन वाला पार्ट हो गया। अगला देखिए वेजिटेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान में जितनी भी वनस्पतियां हैं उन सभी वनस्पतियों को समझेंगे। प्राकृतिक वनस्पतियां अलग है और वन्य जीव अभ्यारण्य अलग है, ध्यान रखिएगा। मीनिंग ऑफ वेजिटेशंस, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज जो हमारे पास में आई है, जो फॉरेस्ट सेंसस जो 2019 जो है लेटेस्ट आया है ना, 2 साल बाद में हर बार फॉरेस्ट सेंसस को जारी किया जाता है। कौन करता है, देहरादून करता है, राजस्थान सरकार करती है, क्यों करती है, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कितने प्रकारों के राजस्थान में वन देखने को मिलते हैं, जेरोफाइट्स देखने को मिलते हैं, उष्ण आर्द्र वगैरह, इन सभी की चर्चा करेंगे। और फिर कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यदि कुछ बच जाता है तो उस अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की भी हम चर्चाएं करेंगे। फिर इसके अलावा देखिएगा हम चर्चाएं करेंगे मिनरल्स, जितने भी हमारे पास में कुछ खनिज हैं तो उन खनिजों की चर्चाएं करेंगे, जिसमें कुछ मेटेलिक्स होंगे, कुछ हमारे पास में नॉन मेटेलिक्स होंगे, धात्विक होंगे, कुछ अधात्विक होंगे। अब ये धात्विक खनिज कहां पर देखने को मिलते हैं, अधात्विक खनिज हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, है ना। तो हमारे पास में मिनरल्स बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे ऊर्जा संसाधन भी हो, मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, ऊर्जा संसाधन भी हो तो कुछ एनर्जी रिसोर्सेज भी होंगे, एनर्जी वाले भी होंगे। मीनिंग्स देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देखेंगे, फिर मिनरल्स का जो प्रोडक्शन होता है, किस जगह किस धातु का उत्पादन होता है, यानी तांबा कहाँ से निकलता है, चांदी कहाँ से निकलती है, जावर के खाने, झामर, कोटड़ा वगैरह, है ना, इन सभी को पढ़ेंगे। फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका वितरण कैसे देखने को मिलता है। फिर यदि सरकार ने कुछ मिनरल्स पॉलिसीज जारी की है तो उन मिनरल्स पॉलिसीज को देखेंगे। फिर मिनरल्स इंस्टीट्यूशंस जितने भी हमारे पास में उनको देखेंगे, और यदि कुछ बच जाएगा तो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में भी हम देखने का प्रयास करेंगे कुछ पॉइंट्स के माध्यम से कि ये हमारे मिनरल्स के बारे में ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सवाल एग्जाम में आगामी एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, एक है हमारे पास में रिसोर्सेज में, एक है हमारे पास में एनर्जी रिसोर्सेज, अभी जैसे चर्चा की है ना, तो एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान, जिसमें एनर्जी रिसोर्सेज होते क्या है, एनर्जी रिसोर्सों का वर्गीकरण, यानी कि जितने भी हमारे पास में ऊर्जा संसाधन है उनका वर्गीकरण। टाइप्स ऑफ पावर स्टेशन, जो हमारे पास में जो ग्रह हैं, है ना, विद्युत ग्रह हैं, वो किन किन प्रकारों से, कहां पर है, लोकेशन उनकी क्या है, क्या मेजर विशेषता है। और फिर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देखेंगे, कई बार सवाल जो पूछे जाते हैं उन सभी को देखेंगे, है ना। फिर पॉपुलेशन सेंसस, जो हमारा जनसंख्या है उसको बारे में देखेंगे। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान, सेक्स रेशियो क्या है, चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है ना। उसके बाद में शेड्यूल कास्ट ये क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स क्या है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, जो हमारा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, चाहे महिला हो पुरुष हो, उनमें देखेंगे। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व देखेंगे, राजस्थान भारत कंपेयर करके देखेंगे, है ना। सेक्स रेशियो, हमारे पास में लिंगानुपात कितना है, चाहे वो पुरुष लिंगानुपात हो, चाहे महिला लिंगानुपात हो, चाहे हमारे पास में चाइल्ड सेक्स रेशियो है ना, लिंगानुपात देखेंगे, ये कैसा किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारा फैक्ट्स देखेंगे। ग्रामीण जनसंख्या, शहरी जनसंख्या, जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ ज्यादा है, कहाँ ज्यादा नहीं है, तो उसका रीजन क्या है। ट्राइब्स यहाँ पर ज्यादा है तो ट्राइबल्स यहाँ पर ही ज्यादा क्यों है, इन सभी को यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। अगला देखिए,
अगला है लाइव स्टॉक, अर्थात जो पशु गणना है। एक होती है जनसंख्या की गणना, है ना, मनुष्यों की गणना, दूसरी हम पशुओं की गणना करते हैं, एक फॉरेस्ट की गणना करते हैं। फॉरेस्ट को हम वेजिटेशंस में पढ़ेंगे, मनुष्यों की जनसंख्या को पॉपुलेशंस में पढ़ेंगे, और पशु पक्षियों पशुओं की वगैरह जो गणना करेंगे हम इसे लाइव स्टॉक्स में पढ़ेंगे। तो मीनिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स क्या है? बर्ड ऑफ एनिमल्स, जो ब्रीड्स हैं, सॉरी, जो ब्रीड है एनिमल्स की वो कौन कौन सी है, इनका एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, सरकार के द्वारा यदि कुछ स्कीम्स या फिर कुछ योजनाएं चलाई गई है उन पशुओं को बढ़ावा देने के लिए, उसको पढ़ेंगे। और फिर अंतिम तौर पर हम लाइव जो हमारे स्टॉक सेंसस है उस सेंसस को पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन सा जो जीव है वो ज्यादा है, कहाँ पर घोड़े ज्यादा है, कहाँ पर गधे ज्यादा है, कहाँ पर क्या चीजें ज्यादा है, उनको पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा हम पढ़ेंगे हमारा जो इंडस्ट्री वाला पार्ट है ना, इस इंडस्ट्री वाले पार्ट को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड जो प्रोग्राम्स हैं हमारे पास में, इसमें डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से भी देखेंगे, कुछ सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज जारी की जाती है इन्हें देखेंगे, राजस्थान के जो मुख्य उद्योग धंधे हैं उनको देखेंगे, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो है हमारा सिलेबस का पार्ट दोस्तों, जिसमें मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि हमारा टॉपिक, यदि हमारा कोई टॉपिक है, मान लीजिए यदि कोई हमारा टॉपिक है, तो इस टॉपिक की हमारी अप्रोच क्या होगी, हम किस तरीके से इस ए टॉपिक को पढ़ेंगे, किस तरीके से इस बी को पढ़ेंगे, और इन ए और बी को मिलाकर के हमारा नया टॉपिक किस प्रकार से सी तैयार होगा, ये पढ़ेंगे। और कहीं पर ए बी और सी मिलाकर के डी किस प्रकार से तैयार हो सकता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारे सारा टॉपिक, सब टॉपिक्स को मिलाकर के एक नया टॉपिक किस प्रकार से तैयार होता है, ये सारी विषय वस्तु हम यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे। इनके साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी महत्वपूर्ण आपके पास में जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की भी मैं क्लास के बाद में चर्चा करूंगा कि भाई आज जितना भी पढ़ा है इनमें से हो सकता है 4 प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है इनमें से कुछ 5 प्रश्न 6 प्रश्न महत्वपूर्ण हो, है ना। और इन प्रश्नों को हम बाइलिंगुअल देखेंगे ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में देखेंगे। दरअसल क्या है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कहा ना ज्योग्राफी इज मल्टी डिसिप्लिन मल्टीलैंग्वेज सब्जेक्ट है, बहुभाषा भाषी और बहुविषयक सब्जेक्ट है। और इसके अंतर्गत हमारे पास में दिक्कत ये आ जाती है कि कई बार सवाल कुछ उसका वास्तविक अर्थ कुछ निकल रहा होता है और वैसे हम कुछ समझ कुछ और लेते हैं। जैसे एक शब्द है, जैसे आप सुनिएगा स्टील प्लांट, अब इसको हिंदी में अगर करेंगे, अभी तो गूगल ठीक ट्रांसलेशन करने लग गया है, नहीं तो स्टील का मतलब होता है लोहा और प्लांट का मतलब होता है पौधा, लोहे का पौधा। अब स्टील प्लांट को देख करके लोहे का पौधा थोड़ी ना पता चलेगा, है ना। स्टील प्लांट का मतलब है लोह इस्पात उद्योगों से। तो हम दोनों चीजों को पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो शब्द हैं, इन शब्द का टर्मिनोलॉजी किस प्रकार से यूज होता है, उन सभी चीजों को भी समझेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से प्रश्नों में हम टर्म्स को देख करके भी हम आंसर को रिजोल्व कर पाएंगे, उसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो ये तो थी हमारी अप्रोच के हम किस प्रकार से अप्रोच पढ़ेंगे। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि आपकी ये जो प्रिपरेशन है, अब इस प्रिपरेशन के दौर में JN एकेडमी कैसे आपको या आपकी तैयारी को एक सुगम बना पाएगी, इसके बारे में जितना भी हमारा प्रयास रहेगा इन सभी के चीजों में। अगर देखिए दोस्तों, जितनी भी इंफॉर्मेशन, ये हमारा टॉपिक नहीं है, दरअसल ये हमारा क्या है, सिलेबस है। हमने सिलेबस को डिस्कस किया है कि हम किस प्रकार से सिलेबस को पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अपन अगली क्लास में हमारे पहले टॉपिक के साथ में, इंट्रोडक्शन, जो ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसी के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।